नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी और हमारी सबकी फेवरेट बैंक यस बैंक की। यस बैंक में क्या न्यूज़ डेवलपमेंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ यस बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट ईयर में कैसी रही है और आगे आने वाले समय में इसका फ्यूचर आउटलुक क्या होगा, आज हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है और वो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप उसे ज्वाइन करके डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल आ गया है। यहाँ पर यस बैंक की पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्कस करा है जो कि लास्ट ईयर में थी। साथ ही साथ इसमें फ्यूचर के आउटलुक के बारे में भी बताया है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि कोरोना के कारण जहाँ पे पूरे ग्लोबली सारे बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत हुई थी और बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने को मिली थी, वहीं यस बैंक को भी ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन इसके बावजूद भी बैंक ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, जिससे इनके कासा रेशो और लोन बुक में अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे डिपॉजिटर बेस भी बढ़ा है इनका और साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिली है। और अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और साथ ही साथ जो डिपॉजिट्स है, तो अगर डिपॉजिट 55% से ग्रो हुए हैं और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। और अगर हम सीईओ की बात करें तो उनका ऐसा कहना है कि हम हैप्पी हैं इन टर्म्स व्हाट वी अचीव, यानी जितना हमने अचीव करा है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर हम आगे चलकर पाथ टू रिकवरी समझे कि किन किन चीज़ों से बैंक को आगे रिकवरी देखने को मिलेगी और किन किन चीज़ों के कारण बैंक ने अच्छा परफॉर्म करा है, तो अगर हम कासा रेशो की बात करें, यानी आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है बैंक के लिए। 51% से इनको ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पिछले साल ये 28,000 करोड़ का ही उनके पास फंड था जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के फॉर्म में था, वहीं बढ़कर ये अब 42,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब और साथ ही साथ देखेंगे तो इन्होंने 15,000 करोड़ का फंड जनरेट करा है एफपीओ के थ्रू। तो 15,000 करोड़ का फंड इन्होंने जुटाया है ताकि इस फंड को आगे लोन के फॉर्म में देकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। अब अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करें, डिजिटल पेमेंट्स में यस बैंक बहुत सारे नए नए स्टेप्स ले रहा है और अपने डिजिटल पेमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए आगे प्रयास कर रहा है। अब साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि इसकी रिटेल बुक का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बैंक के लिए उनके रिटेल लोन्स, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन में डिफॉल्ट हो सकता है लेकिन रिटेल लोन में अभी तक हमें देखा गया है कि डिफॉल्ट के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि रिटेलर तो बेचारे अपना पैसा देते हैं टाइम टू टाइम। कॉर्पोरेट में बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा पैसा कॉर्पोरेट को दिया जाता है, फिर अगर वो डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है और वही चीज़ यस बैंक के लिए भी हुई। तो इनके रिटेल लोन्स में 23% का इजाफा हमें देखने को मिला है और ये बहुत अच्छी बात है कि जो कंपनी के सीईओ हैं उनका फोकस रिटेल लोन पर ज़्यादा है बजाय कि कॉर्पोरेट बैंकिंग पर। और ये चीज़ आप इससे भी देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी तक की सबसे हाईएस्ट रिटेल फीस कलेक्ट करी है जो कि 421 करोड़ के आसपास की है। अब प्रोविजन कवरेज रेशो जो 79% के आसपास है बैंक का, और जो बैड लोन है उनको टैकल करने के लिए कंपनी ने इतना हेवी प्रोविजन बनाया है, यानी कंपनी का प्रोविजन पूरी तरीके से तैयार है कि अगर किसी प्रकार का डिफॉल्ट होता है, किसी प्रकार के एनपीएस हमें आगे आने वाले समय और देखने को मिलते हैं, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैंक पर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने बहुत सारा प्रोविजन पहले से ही बना रखा है ताकि इन डिफॉल्ट से वो मैनेज कर पाए। अब हम देखेंगे कि बैंक का फ्यूचर आउटलुक किस प्रकार का होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है बैंक inclined to achieve 20% growth in lending to retail with good asset quality, यानी बैंक का फोकस 20% ग्रोथ अचीव करने का है रिटेल के सेक्टर में। अगर आपको जानना है कि कोई भी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है या बैंक आगे आने वाले समय फंडामेंटली अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि उसका रिटेल पर कितना फोकस है, क्योंकि अगर किसी बैंक का रिटेल पर फोकस अच्छा है, कॉर्पोरेट से ज़्यादा फोकस रिटेल पर है, तो आप ये देखिएगा कि उसके लोन डिफॉल्ट बहुत कम होंगे और छोटे छोटे लोन डिफॉल्ट से बहुत बड़ा इंपैक्ट बैंक पे नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर कॉर्पोरेट पर फोकस ज़्यादा है तो एक भी कॉर्पोरेट ने अगर डिफॉल्ट करा तो बैंक पूरी तरीके से हिल जाएगी, बैंक डिफॉल्ट करने की स्थिति में आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सीईओ का फोकस बैंक की रिटेल ग्रोथ पर ज़्यादा है और वही चीज़ पुराने सीईओ राणा जी ने नहीं करी थी। रिटेल पर किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं था, पूरा फोकस इनका कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ पर था।
अब पेंडेमिक के कारण प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत देखने को मिली थी, तो इसी कारण इनके हिसाब से कॉर्पोरेट एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा अभी की स्थिति में कि कॉर्पोरेट को लोन दे, हेवी लोन दे रहे हैं, लेकिन फोकस इनका रिटेल पर इसी तरह से ज़्यादा है। अगर हम नट शेल में बात करें तो यस बैंक अपने सही ट्रैक रिकॉर्ड पर अब वापस आ चुकी है और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन इसका स्टॉक जो है वो स्टॉक कई दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है और उसी में ही ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। वो 13 रुपये और 14 रुपये की रेंज के बीच में ही झूलता जा रहा है। तो दोस्तों अब हम चार्ट पर भी आएंगे, क्योंकि बैंक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन स्टॉक को भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो हम देख लेंगे कि स्टॉक की अभी रेंज क्या चल रही है और किस रेंज पर ये ब्रेकआउट देगा तो हमें अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों अब आपके सामने यस बैंक का चार्ट आ गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये यस बैंक का डेली चार्ट है और हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं आपके सामने कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा। उस लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हम डिटेल में देख पाएंगे कि अभी शेयर का प्राइस किस रेंज में ट्रेड कर रहा है और किस जगह पर ये ब्रेकआउट देगा। अब आपके सामने ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन से आप समझ सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ये यूजुअली ये जो ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, जिस भी साइड अगर इन पैटर्न से ब्रेकआउट आता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, अब जिस भी साइड ये ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर शेयर में हमें उस तरफ ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी या तेज़ी या गिरावट देखने को मिलेगी। अब अगर इस ट्रायंगल पैटर्न से अगर शेयर ने ऊपरी साइड ब्रेकआउट दिया, जैसे कि अगर ये यहाँ पर आकर शेयर ये ऊपरी साइड ब्रेकआउट दे देता है, तो सबसे पहले ये ऊपर साइड में ब्रेकआउट देगा, हल्का सा हो सकता है रिट्रेसमेंट ले, क्योंकि ऊपरी साइड भी बहुत सारे जो सेलर होंगे वो बैठे होंगे, उन्हें भी ये सारी पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो वो अपनी सेलिंग का प्रेशर स्टॉक पर लगाएंगे और जिसके कारण हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर इसे सपोर्ट लेना है और सपोर्ट लेने के बाद ये 14 रुपये के आसपास जाएगा, क्योंकि 14 रुपये के पास पुराने रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं और अगर यहाँ पर बायर्स हावी हो जाते हैं तो स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। और ब्रेकआउट देने के बाद भी दोस्तों 14 रुपये का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर थोड़े समय पर सस्टेन करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ब्रेकआउट तो दे देता है शेयर, जब भी ब्रेकआउट देगा फिर ऊपर आने के बाद एक विक बनाएगा और वापस नीचे आ जाता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट से हमें बचना है। अगर आप फॉल्स ब्रेकआउट से बचना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी शेयर को ऊपर जाने दीजिए। थोड़ा सा ऊपर चले भी जाएगा, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, उतना प्रॉफिट चलेगा, सारा नदी का पानी हमें नहीं पीना है। अब ऊपर जाने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट जैसी लेगा और यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। अब वो इससे नीचे जाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप बाइंग करिए, इस लेवल पर 14-25 के आसपास आप बाइंग करिए। जैसे ही आप 14-25 के आसपास बाई करेंगे तो आपके पास ऊपर के लेवल खुल जाएंगे, जो लेवल्स आपको 15 रुपये के आसपास दिखाई देंगे। फिर एक बार ये 15 को क्रॉस करा फिर तो आपके लिए ऊपरी चाल के 19-20 रुपये तक की खुल जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा मैंने क्या बात बताई है। सबसे पहले आपको ये ब्रेकआउट को देखना है। अगर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है तो 14 रुपये पर अगर सस्टेन कर लेता है तभी आपको इसमें नई बाइंग स्टार्ट करनी है 14-25 के आसपास। फिर जाकर आपको अच्छे नए लेवल दिखाई देंगे और बहुत तेज़ी से दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यस बैंक HDFC बैंक नहीं है, तो HDFC बैंक में आप हेवी बाइंग कर सकते हैं, आप हेवी फंड लगा सकते हैं, लेकिन इस पर उतना ही पैसा लगाइएगा जितने का रिस्क आप उठा सकें। अननेसेसरी पैसा कमाने के लालच में या 1 का 2 1 का 3 के लालच में बिल्कुल भी यस बैंक पर इतना पैसा मत लगा दीजिए कि उसके रिस्क को आप मैनेज ना कर पाए। तो जितना रिस्क आप मैनेज कर पाएंगे आप उतना यस बैंक में लगाइए। यस बैंक डेफिनेटली आपको रिटर्न देगा। रिटर्न कौन सी कंपनियां नहीं देती है? वो कंपनियां नहीं देती है जिनका मैनेजमेंट पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है। यानी कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का मालिक चाहता ही नहीं कि शेयर होल्डर पैसा कमाए, उस कंपनी से आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यस बैंक के साथ अब वैसी बात नहीं रह गई है। जो नए CEO है वो वाकई में यस बैंक में ग्रोथ देख रहे हैं और वाकई बैंक को अच्छी तरीके से ग्रोथ की पटरी पर ले जाना चाह रहे हैं। तो इसमें मैनेजमेंट की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यस बैंक धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखा देगा। अब ये पिट के क्या इतना अंडर वैल्यू हो चुका है कि अपने एक्चुअल वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, ये ब्रेकआउट को होने दीजिए। एक बार थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है आपको। अभी क्या है, स्टॉक ऐसे ही चलता रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। एक बार ब्रेकआउट अगर स्टॉक ने दे दिया ऊपर की तरफ तो 14 के लेवल पर इंतजार करिए। 14 के लेवल पर अच्छी खासी अगर सपोर्ट देखने को मिलती है तो आप 14 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए। फिर 14-25 के आसपास आप बाइंग करिए और बाइंग करने के बाद आपको बहुत तेज़ी से मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट दिखाई देगा तेज़ी का। तो दोस्तों ये था यस बैंक पर डिस्कशन। कैसा लगा आपको बताएं। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस फ्यूचर में देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।